Assalamualaikum, this is Nemal Salahuddin, one of your truly admin from Hello Coders। तो आज हम लोगों के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, जिसमें से रेस्ट पैरामीटर फंक्शंस वाले स्टेप में रह गया था और फंक्शन ओवरलोड्स एसिंक प्रोग्रामिंग में हमारे रह गया था। तो कुछ ही टॉपिक्स हैं जो मैंने आज आप लोगों को कवर करवाने हैं। तो आइए चलें, हम चलते हैं अपने main.ts की फ़ाइल में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। अच्छा, रेस्ट पैरामीटर ये होते हैं कि जब हमें जो पैरामीटर्स देने होते हैं, जैसे हम फंक्शंस पढ़ते थे, बेसिक फंक्शंस, अगर हम ये मैं बनाऊँ यहाँ पे एक फंक्शन मैं बना रही हूँ, ऐड का एक फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टैटिक डेटा दे दूँ, लाइक मैंने करवाना है लॉग करवा के 2+3 में लॉग करवा दूँ, लेकिन ऐसा फंक्शन ये है कि इसके अंदर कोई, अगर मैं इसको कॉल करवा रही हूँ ना, तो मैं अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं दे सकती। इसके अंदर जो कंसोल में रखा हुआ है ये वही ऐड करके मुझे देगा। तो हम पैरामीटर्स क्यों यूज़ करते थे? पैरामीटर्स यूज़ करने का ये रीज़न था कि हमने अपने डेटा को डायनेमिक बनाना है, कि जब फंक्शन कॉल हो तो यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें दे रहा है और उसके ऊपर फिर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो हम पैरामीटर्स देते थे। अगर मैं यहाँ एक पैरामीटर दूँ ए, फॉर सपोज ए नहीं, थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव भी रखते हैं, num1 में देती हूँ, और num1 की टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली हमने प्लस का ऑपरेटर लगवाना है, तो इसको हम नंबर की टाइप देंगे। और दूसरा ऑपरेटर में देती हूँ num2 के नेम से, जिसकी टाइप भी नंबर ही होगी। और अब मुझे जो है वो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको स्टैटिक डेटा नहीं दे रही। जैसे आप देखो कि मैंने इसको पैरामीटर्स पास किए हैं, तो इसने जब मैं कॉल करवा रही हूँ, मतलब इन्वोक करवा रही हूँ, इन्वोक के टाइम पे वो मुझे एरर दे रहा है। और एरर क्या दे रहा है? वो ये बोल रहा है कि हमने हम जो है वो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आपने क्या किया है? एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है। तो चलें, हम जो है वो यहाँ पर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, बाय मिस्टेक मैंने कह दिया कि एक ही दिया है, सॉरी, एक भी नहीं दिया, और 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो अब ये आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो फिर क्या होगा? अब मैंने तो यहाँ पर स्टैटिक डेटा लिखा हुआ है, तो मैंने अंदर इसको यूज़ ही नहीं किया। अब डायनेमिक डेटा क्या है कि डायनेमिक डेटा वो होता है कि जो फंक्शन इन्वोक करते हुए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं उसको, और फिर वो उसको अंदर यूज़ करता है। अब मैं अगर फंक्शन की बॉडी, ये बॉडी होती है, कर्ली ब्रैकेट्स के ये जो पूरी होती है बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखती हूँ तो वो सारी लॉजिक इस पे लगेगी, जो भी मैं num1 या num2 का यूज़ करना चाहूँगी। तो मैं कैसे यूज़ करती हूँ? मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ रिटर्न स्टेटमेंट लगा लेते हैं हम। चलें, रिटर्न स्टेटमेंट लगाई और मैंने यहाँ लगाया बैकटेक्स्ट लगाने के बाद आपको पता है कि मैं अब ये टेम्पलेट लिटरल लिखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ किया कि num1, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, यहाँ मैंने लिखा num1, इसको मैं क्या करवा दूँ? num1 को, सॉरी माय मिस्टेक, इसको यहाँ मैं अगर इस तरीके से करती हूँ num1 प्लस num2, तो यहाँ क्या करेगा कि num1 num2 से प्लस करके दे देगा। अगर मैं बैकटेक्स्ट भी ना यूज़ करूँ तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकती हूँ कि num1 प्लस num2। आप ये भी लिख सकते हो, या आप बैकटेक्स्ट के साथ आपने वैसे लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। अब क्या होगा कि ये जो num1 है, इसमें जब आर्ग्यूमेंट आएगा तो वो यहाँ आएगा, और जो num2 में आर्ग्यूमेंट आएगा वो यहाँ आएगा, और जब दोनों नंबर प्लस होंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ अगर मैं अब इसको वैल्यूज़ देने लगी हूँ, मैं एक यहाँ 2 दे देती हूँ अपनी मर्ज़ी से और एक यहाँ 3 दे देती हूँ। अभी आप मुझे देखें कि ये जो है हमारे पास टर्मिनल पे मैं अगर इसको चलाती हूँ तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास इसका आउटपुट, सॉरी मैंने इसमें ts config की फ़ाइल नहीं बनाई हुई, पहले मैं वो बना लूँ। तो एक्सपेक्टेड है कि इसका आंसर हमारे पास 5 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 5 आता है या नहीं। ठीक है, 5, पहले हम main.js लिखते हैं और देखते हैं कि यहाँ आंसर 5 आता है या नहीं। ओ, ये क्या है? यहाँ तो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी क्यों नहीं आया? आप लोगों ने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि क्यों नहीं आया। जब रिटर्न स्टेटमेंट लगती है तो रिटर्न का जो फंक्शन से तो रिटर्न हो गया, लेकिन टर्मिनल पे तो सिर्फ कंसोल नज़र आते हैं जो भी हम प्रिंट करवाना चाहें। तो हम इसको क्या करेंगे? कंसोल के अंदर बंद कर देंगे। तो जब हम इसको कंसोल में बंद करेंगे, लाइक console.log, सॉरी माय मिस्टेक, console.log करके इसको जब हम बंद करते हैं, और अब मैं अगर इसको चलाती हूँ, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। अब हमारे पास क्या आउटपुट आया है? 5 आया है। वो क्यों? अगर मैं वैसे भी चलाती और रिटर्न की जगह सिर्फ कंसोल लिख देती तो वो हमें प्रिंट करके दिखा देता, लेकिन यहाँ मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन एक नंबर रिटर्न करेगा जो कि इन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करके आपके पास आएगा। अब मैं चाहती हूँ कि भाई ये जो मेरे पास नंबर है ना, मुझे इससे ज़्यादा नंबर चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने नंबर चाहिए। मैं रेस्ट पैरामीटर की तरफ आऊँगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जो हमारे पुराने पैरामीटर्स थे जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल पढ़ा था, तो वो भी हम चेक करके देख लेते हैं कि हम यहाँ num2 को डिफ़ॉल्ट रखते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं फॉर सपोज। और जब यहाँ पर हमारे पास ये 3 आएगा तो इसके साथ काम करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं दे रही तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास
आउटपुट 5 आया। 5 कैसे आया, क्योंकि num1 तो ले लिया उसने, लेकिन num2 मैंने उसको डिफ़ॉल्ट दिया था तो उसने वहाँ से ये पिक कर लिया। अब इसी को मैं ज़रा ऑप्शनल बना के देख लेती हूँ कि भाई ऑप्शनल क्या होगा, ऑप्शनल कैसे बनेगा। तो मैं ज़रा इसको ऑप्शनल बनाती हूँ और अब वो देखिए मुझे यहाँ से एरर दे रहा है कि ये वैल्यू आएगी, ऑप्शनल है, मे बी ये आए या ना आए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं ये लिखूँगी इफ़ num2, अगर num2 हो तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली लॉक करवा देना, रिटर्न करवा देते हैं, चले लॉक करवा देते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, लॉक करवा देना है num1 प्लस num2, आपने ये प्लस करवा के मुझे दे देना है। अब मैं यहाँ पर इसको वैल्यू दे रही हूँ, लेकिन आउटपुट चेक करते हैं मैंने दूसरी नहीं दी, सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, तो यहाँ अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ मैंने इफ़ पे num2 पे लगाई है, और अगर मैं यहाँ लिख दूँ एल्स पे भी लगा दूँ कि रिटर्न सिर्फ मुझे आप सिर्फ ये कर देना num1 कर देना, अगर num2 आ जाए तो ऐड कर देना, और अगर नहीं आए तो वो num1 ही रिटर्न कर कंसोल कर देना। तो उसने मुझे एक num1 कंसोल करके दे दिया। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इसमें से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, फिर भी इसको कंसोल में रख रहे हैं। तो हम इसको ये हटा देते हैं यहाँ से और टर्मिनल पे देखते हैं दोबारा से हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि उसने क्या रिटर्न किया, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रिटर्न किया। और अब मैं इसको वैल्यू देख के भी चेक कर लेती हूँ, फिर हम आते हैं अपने रेस्ट पैरामीटर की तरफ। तो यहाँ थोड़ा रिवीजन भी हो गया हमारा, और हमने यहाँ वैल्यू दे दी 4। अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है, लेट्स सी यहाँ हमारा क्या आउटपुट बनेगा। तो हमारा आउटपुट आया है 6। ठीक है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आया 6। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें नहीं पता सिनेरियो में कि भाई हमारे पास जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कितने इसके अंदर नंबर्स आएंगे। तो मैं यहाँ क्या कर देती हूँ, एक चीज़, हमारे पास रेस्ट पैरामीटर के नाम से एक पैरामीटर होता है, तो सिंपली उसको लिखने का तरीक़ेकार यही होता है कि आपने उस पैरामीटर के एंड में 3 डॉट्स लगा देने होते हैं, तो ये आपका एक रेस्ट पैरामीटर बन जाता है ना। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि हम जब लिस्ट बनाते हैं, लाइक मैंने बोला कि कितने नंबर्स आएंगे, मैं यहाँ एक लिस्ट बनाती हूँ, लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट हम ऐसे ही बनाते हैं, एरे ऐसे ही बनाते हैं, 2,2,1,4, मैं इस तरीके से वैल्यू लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं एक लिस्ट बना रही हूँ। तो जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो किस सूरत में देते हैं, एरे की सूरत में देते हैं, और इसकी टाइप कैसे डिफाइन होती है, इसकी टाइप कैसे डिफाइन होती है, लाइक हम यहाँ नंबर लिखते हैं और यहाँ ये लगा देते हैं, तो ये हमारे पास टाइप डिफाइन हो गई। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने रेस्ट पैरामीटर हमें क्या देता है, रेस्ट पैरामीटर हमें एक एरे दे रहा होता है, तो जब हम यहाँ पे एरे लगाएंगे तो यहाँ का एरर आपका ख़त्म हो गया। मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ, ये मैं दोबारा से हटा रही हूँ डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी ऑफ एन एरे टाइप। रेस्ट पैरामीटर जहाँ भी यूज़ करें तो वो किस टाइप का होना चाहिए, एक एरे होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स की, नंबर्स की, बूलियंस की, जो भी लिखनी है, लेकिन वो एक एरे की सूरत में आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या किया कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँगी ना, तो यहाँ मैं अब अपनी जो भी मर्ज़ी, जितने भी 10, 15, 20, क्योंकि हमें अभी नहीं पता ना कि जब भी फंक्शन कॉल होगा तो उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आने हैं। तो जब हमें ये नहीं पता होता तब हम रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर लेते हैं, और बाद में जो है वो उसको बॉडी के अंदर लॉजिक लगा के उसको हैंडल करना होता है हमें, क्योंकि वो एरे रिटर्न करता है। एरे के साथ इस तरीके से नंबर्स नहीं लग सकते, एडिशन करवा ली हमने, या तो एरे की वैल्यूज़ के साथ नंबर को ऐड करवा लिया, ऐसे नहीं तो हो सकता ना। लेकिन इसके लिए हम अभी लिखते हैं, कोई ना कोई लॉजिक भी हम सोचेंगे कि क्या लिखनी है हमने। लेकिन मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ आपको कि रेस्ट पैरामीटर जो है वो पैरामीटर के स्टार्ट में, पैरामीटर के नेम के स्टार्ट में 3 डॉट्स लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक रेस्ट पैरामीटर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम पहले सिंपल देखते हैं इसको, बाद में मैं आपको जो है वो सारे इस नंबर के साथ इस रेस्ट पैरामीटर की वैल्यूज़ को ऐड करना भी बताऊंगी कि वो कैसे होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई लॉग में हमारे पास हमने क्या देखना है, एक num1 देखना है और दूसरे में क्या देखना है, एक num2 देखना है। जब ये वैल्यूज़ आ जाए ना तो हमें ये दोनों चीज़ें कंसोल में दिखा देना। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये करती हूँ, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब अपनी मर्ज़ी से मैंने सारे ऐड कर दिए, और ये कब कर रही हूँ, फंक्शन इन्वोकेशन के टाइम पर। फंक्शन इन्वोक किया है ना मैंने यहाँ पे। अब आप लोग ये देखकर बताएं कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस पैरामीटर में जाएगा, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इस पैरामीटर में जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो पैरामीटर का सीक्वेंस होता है वही सीक्वेंस आर्ग्यूमेंट्स का भी होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले num1, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ जाएगा,
num1 में जाएगा, तो बाकी का क्या करेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। हमने ये भी तो सीखा है ना कि जो num2 का पैरामीटर होता है उसकी टाइप एक एरे होती है, मतलब एक लिस्ट आती है इसके अंदर। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप अपने पहले आर्ग्यूमेंट के बाद दे रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे num2 के अंदर चले जाएंगे और आपको क्या आउटपुट दिखाएंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने लिखी हुई है, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर की हम ये कमांड चेक कर लेते। तो ये इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया ये 2 जो कि num1 में था, और बाकी क्या दिखाया इसने, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूँ। बाकी इसने मुझे ये दिखाई है पूरी की पूरी एक एरे। तो जब भी हम रेस्ट पैरामीटर दिखाते हैं उसके पास आउटपुट में क्या आता है, एक पूरी की पूरी एरे शो होती है, एक लिस्ट पूरी उसके पास शो होती है। तो मैं नहीं चाहती कि भाई जब यूज़र अपनी ये अननोन नंबर, क्योंकि ये वाले जो टाइम पे जब फंक्शन इन्वोक होगा उसको नहीं पता ना कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आने, तो मैं क्या उसको जब आउटपुट आएगा पूरी लिस्ट दिखा दूंगी कि एरे के अंदर स्टोर करवा के उसको ये आउटपुट दिखाऊंगी, ऐसा तो मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं उसको क्या दिखाऊंगी कि भाई आपके ये आइटम्स हैं। अब कोई भी यूज़र आता है और कार्ट में जो है वो सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब हर यूज़र तो 5, 10, 15, 20 उसकी सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। कोई 10 ऐड कर रहा है कार्ट में, कोई 20 ऐड कर रहा है। तो सर ने एक एग्जांपल हमें ये भी दी थी ना कि जब भी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हमें नहीं पता कि फंक्शन इन्वोक होगा तो उसके अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। ये सिचुएशन कैसे बनी हमारी कि अगर कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट पर है और कुछ प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड कर रहा है, तो एक यूज़र 10 कर रहा है, एक यूज़र 12 कर रहा है, एक यूज़र 25 कर रहा है, अपनी मर्जी के कर रहा है। तो हम जब डेवलपर कोड लिख रहा होता है उसको नहीं पता ना एग्जैक्ट के कितने होने, तो उस टाइम पे हम ये रेस्ट पैरामीटर का यूज़ करते हैं कि उसमें आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। आर्बिट्री नंबर का मतलब है, ये एक प्रोग्रामिंग का वर्ड है कि अगर मैं इसको सादे अल्फाजों में भी देखें, अननोन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं इस टाइम पर। तो हम कैसे जो है वो ये देखें, जो हमारे पास पिछले जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे हमने उसको आगे वाले आर्ग्यूमेंट से सिंक करना है, एक जैसा दिखाना। हमने ये नहीं दिखाना कि ये नंबर हो और ये अलग से हमें एरे में नज़र आ रहा हो। तो हम ये भी अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव करते हैं कि हम यहाँ पर भी आके 3 डॉट्स लगा देंगे। अच्छा, ये 3 डॉट्स और ये 3 डॉट्स सेम नहीं होते। जो पैरामीटर में 3 डॉट्स होते हैं वो रेस्ट पैरामीटर के होते हैं, और जो लॉजिक में या ऑब्जेक्ट्स में 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो जो है क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको हम आपको चला के दिखा देती हूँ मैं। जब आप देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये करता क्या है। तो इसने क्या किया, इसने मुझे पूरे के पूरे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पुराने थे, आगे नए वाले थे, सबको एक जगह जोड़ के मुझे दिखा दिया। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई एक किचन स्लैब पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कुछ फ्रूट्स अभी एक कंडीशन में रखे हुए ट्रे के अंदर रखे हुए। वो ट्रे क्या है, एक एरे है हमारी, वो फ्रूट्स इस पे रखे हुए। कोई बच्चा आता है और उस फ्रूट्स को स्लैब पर फैला देता है, मतलब ट्रे से गिरा देता है, तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी स्लैब के ऊपर फैल जाएंगे। तो आप ये समझे कि रेस्ट पैरामीटर उन फ्रूट्स को ट्रे में रखता है और ये बच्चा जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो सारे फ्रूट्स को आके गिरा देता है, मतलब फैला के रख देता है। तो हमने क्या सीखा कि रेस्ट पैरामीटर क्या होता है कि जब कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हमें ऐसे हों जब हमें नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आने हैं, तब हम ये यूज़ करते हैं रेस्ट पैरामीटर। जब हम फंक्शन इन्वोक करते हैं उस टाइम पे जो है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं। सो ये था थोड़ा सा हमारे पास रेस्ट पैरामीटर का। अब हम सीखते हैं कि रेस्ट पैरामीटर्स के नंबर्स अगर रेस्ट पैरामीटर में आ रहे हैं और कुछ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, इनको हम ऐड कैसे करेंगे। तो अब हम जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक मज़ीद। इसको हमने क्या देखा था, मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं आपको ये चीज़ सिंपली करके दिखा दूंगी। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि आउटपुट जब आता है किस सूरत में आता है, एरे की सूरत में आता है। लेकिन हमने अगर कोई डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, एक रेस्ट पैरामीटर के अलावा भी और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसको हम एक साथ कैसे कंबाइन करके देखें, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि भाई जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ना, अगर मैंने num1 num2 लिखा था वो तो सिंपली प्लस लगा के मैंने ऐड कर दिया। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लॉग में करवाऊँ और num1 प्लस num2 करवा दूँ, तो ये मुझे क्या एरर दे रहा है भाई कि प्लस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाई टू टाइप नंबर, और टाइप नंबर ऑफ एरे ऑफ नंबर पे नहीं चल सकती। ठीक है, एरे ऑफ नंबर और नंबर पे दोनों पे कैसे चलेगी, उसको क्या पता कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है अब ये हटाना है और इसके साथ ये प्लस करवाना है। तो हम कैसे करें, ये चीज़ अचीव कैसे करें, हमने ये देखना है कि एरे के नंबर प्लस करवाने हैं और इस num1 को प्लस करवाना है। थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी चल लेते हैं। हमने बेसिक तो पढ़ लिया कि रेस्ट पैरामीटर कैसे होते हैं ना, तो इसके लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। हमने बिल्कुल सिंपली ये भी पढ़ा था पहले
कि आप जो है अगर आपके पास कोई एरे आ रही है तो उस एरे के नंबर्स को या एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कैसे करवाओगे। तो ऐड करवाने का सिंपल तरीका हमने क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ भी हम देखते हैं, उसकी लॉजिक लिखनी शुरू करते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना है जिसके अंदर जिसमें ये num2 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, इनका सम इसके अंदर ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो हम सम के नाम से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको इनिशियलाइज इस मूवमेंट पे, सॉरी मैंने क्या कर दिया ये, इस मूवमेंट पे हम इसको क्या इनिशियलाइज कर देते हैं, 0 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद अब मैं लगाती हूँ एक लूप लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं एक लूप लगाने लगी हूँ और फॉर लूप लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं जल्दी से एक लूप लगा देती हूँ। ये तो बहुत बेसिक सा एक सिंटेक्स है, तो सबको ही ऑब्वियसली पता होगा कि मैंने यहाँ मैं क्या करने लगी हूँ। 0 से मैं स्टार्ट करवाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि i इज़ लेस देन num2 डॉट लेंथ, क्योंकि num2 एक एरे है तो उसकी लेंथ तक जितना भी चले वो चल जाए। और ये i बार बार इसको अपडेट करते रहो इटरेशन को, और ये हमारे पास लूप में आ जाओ। मैंने क्या किया, पहले इनिशियलाइज़ किया, फिर कंडीशन लगाई, कंडीशन लगाने के बाद थर्ड पे मैंने उसको क्या दिया, एक अपडेटर रखा जो इसके इनिशियलाइज को बार बार अपडेट करते रहेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ आप इसको करवा सकते हो। मैंने यहाँ इंक्रीमेंट लगा के अपडेट करवाया। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ये करने लगी हूँ कि भैया मैं लॉजिक लिख रही हूँ। कि क्या लॉजिक लिख रही हूँ कि आपके पास जब ये नम आए ना, इस नम को चलाना और ये देखना कि अगर नम जो है वो num2 डॉट लेंथ आई जो, सॉरी नम नहीं, बाय मिस्टेक मैंने कह दी, ये आई आपके पास 0 है। जब ये आई आपका num2 डॉट लेंथ से छोटा हो तो इसको आपने मूव करवा देना। मूव करवा के कहाँ लेकर आओगे, फोर लूप की बॉडी के अंदर। यहाँ पर बैठा हुआ है एक सम नाम का वेरिएबल जो ऑलरेडी डिफाइन है। फिर आप क्या करोगे, सम प्लस इक्वल टू, ये हमने ऑपरेटर पढ़ा था। इस ऑपरेटर को हमने क्या किया था, बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसमें क्या होगा कि मैं जो भी चीज़ इसको दे रही हूँ आगे वाला नंबर, वो इसको प्लस करवा देगा इस सम के अंदर और सम को अपडेट कर देगा, मतलब वेरिएबल के अंदर प्लस करवा के और उसको अपडेट कर देगा। तो मैं क्या देने लगी हूँ, मैं यहाँ देती हूँ num2 की इंडेक्स। इंडेक्स कहाँ से आएगी, वो इंडेक्स हर आइट्रेशन से आएगी। तो कैसे आएगी वो इंडेक्स, ऐसे आएगी कि पहले जब इसमें 0 इंडेक्स आएगा तो 0 इंडेक्स पे बैठा है हमारे पास 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बस इतना रखते हैं हम इसको, ठीक है। पहले इंडेक्स पे हमारे पास बैठा है 4, तो 4 में 0 प्लस होके कितना बना, 4 ही बना। दोबारा से आइट्रेशन होगी, दोबारा से आइट्रेशन होने के बाद ये 1 हो जाएगा। अब आइट्रेशन बढ़ जाएगी ना, ये इंक्रीमेंट करके 1 कर देगा, तो 1 पे बैठा है आपके पास 2, तो ये 6 हो जाएंगे टोटल। फिर उसके बाद दोबारा से आएगा तो इस पर 3 आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे, और फिर ये आपके पास 4 लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या करवाया कि सम को ऐड करवा दिया, मतलब अपडेट कर रहा है सम को, हर आइट्रेशन पे ये वैल्यू अपडेट करती रहेगी। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, उसके बाद हम लॉग करवा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से अब ये करवाऊँ, रिटर्न करवाते हैं हम, ठीक है। रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न करवाएंगे सम प्लस के बाद क्या चीज़, जो हमारे पास एक नंबर बैठा है उस नंबर को हम यहाँ लिख देते हैं num1, या हम इसको ऐसे कर देते हैं क्योंकि num1 पहले है तो हम num1 पहले लिखते हैं और सम बाद में लिखते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये ऐसे कुछ करेगा कि इसके अंदर से पहले वैल्यू अपडेट करता रहेगा और फिर हम रिटर्न भी सम को ही करवा रहे हैं और सम में वो जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो हम देखते हैं, अच्छा मैं यहाँ पर इसको पहले लॉक करवा दूँ, console.log, ओहो console.log, ठीक है। console.log करवाया मैंने, यहाँ पर ये लॉग करवाया। हमारे पास क्या आंसर आया, 15 आंसर आया। हम इसको चेक कर लेते हैं कि सही आया है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। 6 हो गए हमारे पास, 7 8 हो गए, 9 10 11 हो गए, 11 में 4 प्लस किए तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आए। तो इसी तरीके से डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको रेस्ट पैरामीटर और रेस्ट पैरामीटर का यूज़ भी सिखा दूँ। सो आई होप कि आप सीख गए होंगे कि रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं और इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यूज़ केस भी बता दिया और हम क्यों यूज़ करते हैं वो भी बता दिया। उसके अलावा कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी हमने देख लिया कि वो इस तरीके से हमारा सिंपली यूज़ होता है। तो आई होप आपको रेस्ट पैरामीटर बहुत अच्छे से आप क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर क्वेश्चन रह जाए आपके जहन में या आ जाए आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपको वहाँ उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन ओवरलोड, जो कि हम पढ़ने लगे हैं। फंक्शन ओवरलोड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये हमारा टॉपिक लास्ट क्लासेस में रह गया था टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो हमने इसको आज कवर करना है। तो फंक्शन ओवरलोड्स क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शन ओवरलोड्स होते हैं कि आपने एक फंक्शन की जो सिग्नेचर का मतलब है जिसमें पैरामीटर्स होते हैं ना, उसके डिफरेंट कॉपीज़ बना दिया। आप कॉपीज़ के अंदर स्लाइटली सा डिफरेंस रख दिया आपने,
तो क्या होगा कि आपके पास अगर एक ही फंक्शन चल रहा है ना और आर्ग्यूमेंट आपने डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं, तो आप फंक्शन ओवरलोड्स बना सकते हो। ये आपके कोड को छोटा करता है, मेंटेनेबल करता है और इजीली आपके कोड को आपके एफिशिएंट बनाता है। तो भाई कैसे एफिशिएंट बनाता है, कैसे मेंटेनेबल करता है, कैसे कोड को जो है वो छोटा करता है, वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है। फंक्शन मैंने बनाया जिसका नाम मैंने रखा कि लॉग ओवरलोड्स, ठीक है। लूप ओवरलोड्स मैंने इसका नाम रखा और इसके अंदर मैं पैरामीटर्स दे देती हूँ विच इज़ अ टाइप ऑफ अननोन। लेट्स सी हम देखते हैं अननोन के साथ। मोस्टली ये जब बेसिकली समझाया जाता है स्टार्टिंग में तो वो एनी के कीवर्ड के साथ समझाया जाता है, लेकिन हम वो भी देखेंगे। अभी मैं जो है वो इसको अननोन के साथ करवा के रख रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर लॉजिक भी लिख देती हूँ, क्योंकि अननोन है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि अननोन जो है आपको ऐसे कोई भी मेथड लगाने नहीं देगा। तो मैं अब यहाँ पर लॉजिक लिखने लगी हूँ कि इफ़ टाइप ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अगर टाइप ऑफ ए क्या हो, बराबर हो स्ट्रिंग के, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, आपने लॉक करवा देना है ए डॉट टू अपर केस, ठीक है। आपने इसको कॉल करवा दिया। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मैं उस पर यहाँ पर एक और चीज़ भी लिख देती हूँ कि एल्स आपने क्या करवाना है, लॉक करवा दो ए डॉट टू फिक्स। नहीं चलाने देगा। क्यों नहीं चलाने देगा, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पर ए डॉट टू फिक्स लिख रही हूँ वो मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अदरवाइज जो हमारे टाइपिस्टिक उसकी VS कोड की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद से हमें दे देता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही जहाँ पर मैंने लिखा है ना, मैं यहाँ पर कर देती हूँ कि टाइप ऑफ सॉरी माय मिस्टेक, टाइप ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर के बराबर हो, तो आपने ये काम करना है। अब वो ये काम कर देगा, लेकिन एक मिनट रुक जाएं कि वो क्यों नहीं कर रहा, उसको क्या एरर मिल रहे हैं, मे बी इस वजह से एल्स इफ एल्स इफ में मैंने टाइप ऑफ ए लगाया है। तो अच्छा सॉरी क्यों ये भी नहीं चल रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये दोबारा से लिखती हूँ, मे बी कोई एरर आ रहा है तो हम इसको दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। और अच्छा, वो जो मैंने फंक्शन की बॉडी बनाई थी उसको तो ख़त्म नहीं किया, मैं इसको दोबारा से ऐसे लिखती हूँ कि एल्स इफ हमारे पास हो टाइप ऑफ ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो, अगर वो नंबर के बराबर हो। सो आपने करना क्या है, आपने सिंपली लॉक करवा देना है। और लॉग में क्या, सॉरी, आपने लॉक करवा देना है और लॉक के अंदर आपने क्या देना है, आपने ये देना है कि ए को डॉट टू फिक्स का मेथड लगाओ और उसकी जो डेसिमल के बाद नंबर है उसको 2 रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो ये मैंने एक लॉजिक छोटी सी लिख दी। लेकिन अगर मैं ये करूँ कि भाई उसके अंदर कोई ऐसा आपके पास वैल्यू आ जाए, अननोन लिखा है ना अभी मैंने, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ओवरलोड बना दूँ, मैं यहाँ पर भी सेम लिखूँगी फंक्शन लॉग। अच्छा, लॉग जब भी हम ओवरलोड्स बनाते हैं ना तो फंक्शन के नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। फंक्शंस के नेम सेम होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि अगर मैं इसकी टाइप स्ट्रिंग रख देती हूँ, ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है कि लॉग विच लैक्स रिटर्न टाइप एनोटेशन इम्प्लिसिटली एज एनी टाइप। चले हम इसके रिटर्न टाइप भी यहाँ पर लगा देते हैं, इसको भी हम अननोन रख देते हैं, ठीक है। इसको भी हमने अननोन रख दिया है। और अगर इसको अगर हम स्ट्रिंग करें तो ये एरर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर टाइप ऑफ अननोन रिमूव कर दें तो हम अगर यहाँ पर अच्छा ये कर देते हैं, भाई स्ट्रिंग हो सकती है या आपके पास नंबर हो सकती है, क्योंकि यही लॉजिक लगाई है तो इसी के साथ चलते हैं हम। लेकिन ये मुझे ये भी नहीं अलाउ कर रहा, और क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं करवाया हुआ, तो अगर मैं इसको यहाँ से रिटर्न करवा के देखूँ कि इस पूरे ब्लॉक को मैं स्क्वायर्स में रख दूँ, लेकिन नहीं ऐसे चलने देगा क्योंकि उसको नहीं मिलेगी सारी चीज़ें ना। तो मैं इसमें ये करती हूँ कि रिटर्न टाइप रिमूव करते हैं और इसकी टाइप को हम एनी रखते हैं। और सेम काम जो है वो हम यहाँ पर भी करते हैं कि इसकी टाइप को भी एनी रखते हैं। और ये हमारे पास एरर चला गया क्योंकि वो अननोन के टाइप में ना फिर वो रिटर्न और सारी चीज़ें मसला कर रही थी।
क्योंकि अननोन इसके अंदर से आएगा नहीं, इसके अंदर से अब जो आएगी एक स्ट्रिंग आएगी और एक नंबर आएगी, तो वो अननोन होती नहीं है, तो इसलिए वो अननोन पर जो है वो मुझे एरर दे रहा था। तो अब मैंने यहाँ क्या बनाया, लॉजिक के हिसाब से कि भाई अगर उसके अंदर, कहाँ गया मेरा कर्सर, पॉइंटर कहाँ गया, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से मैंने क्या बनाया है कि फंक्शन के जो पैरामीटर है उसकी टाइप स्ट्रिंग हो तो क्या करेगा, वो ये वाला इफ ब्लॉक चला देगा। तो मैं इसके साथ कुछ और भी तो कर सकती हूँ, पॉसिबिलिटी है कि भाई फंक्शन में जो लॉग ओवरलोड का फंक्शन है इसके अंदर आपके पास नंबर भी तो आ सकता है। तो मैं यहाँ चेक करती हूँ कि मुझे वो नंबर लेने दे रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ देती हूँ, उसको नंबर भी दे देते हैं। तो यहाँ कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा, क्योंकि एनी टाइप है, आपके पास नंबर भी आ सकता है, आपके पास स्ट्रिंग भी आ सकती है। तो आप उसकी बेस पर यहाँ पर लॉजिक्स लगाते रहो, मतलब आप जो है वो टाइप गार्ड यूज़ करते रहो और अपना काम करते रहो। अगर मैं यहाँ पर ये भी करूँ कि फंक्शन लॉग ओवरलोड, और यहाँ मैं ये कर दूँ कि a इज इक्वल्स टू बुलियन कर दूँ, और आउटपुट की वे में भी मैं लगा दूँ कि आपके पास बुलियन आएगी, तो वो उसमें भी राज़ी हो जाएगा कि हाँ भाई बुलियन भी आ सकती है, लेकिन इस बुलियन को मैं स्मॉल बी करूँगी, स्मॉल बी करूँगी, और इसको भी स्मॉल बी करूँ, ठीक है। तो आपके पास बुलियन भी आ सकती है, लेकिन बुलियन की तो आपने कोई लॉजिक लगाई ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ बुलियन की लॉजिक लगा देती हूँ तो यहाँ वो भी लगाने दे देगा मुझे। एल्स मैं यहाँ लिख देती हूँ कि लॉग ए, बुलियन के लिए क्या लॉजिक होती है, ए डॉट आप टाइप ऑफ ए रिटर्न करवा दो, बस सिंपली मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ ये कर रही हूँ, ए भी मैंने स्मॉल बनाना था ना, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया, सॉरी आपने नहीं किया, मैंने यहाँ क्या किया कि ये ओवरलोड्स बनाया। ओवरलोड्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बना ली ना, उसको और मज़ीद भर दिया मैंने। भर कैसे दिया कि एक मैंने यहाँ बना लिया था इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, और ये जो ऊपर हम उसकी कॉपीज़ बनाते हैं इसमें स्लाइटली सा डिफरेंस रखते हैं। इन कॉपीज़ को, इन ओवरलोड्स को हम सिग्नेचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फंक्शन सिग्नेचर्स कहते हैं, फंक्शन सिग्नेचर्स इसको हम कहते हैं। और ये जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, ये वाला जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि वहाँ तक सिर्फ पैरामीटर्स ही लेगा, नीचे आके ये सारे इम्प्लीमेंट करता है ये सारे काम पे। तो इसमें होता क्या है, मैं इसको थोड़ा समअप कर दूँ आपके सामने, फिर हम इसको लॉक करके भी देखेंगे। ये मैं जो टर्मिनल बंद कर दी थी उसको थोड़ा समअप करते हैं कि भाई फंक्शन ओवरलोड्स क्या होते हैं। सिंपल हम बेसिक से लेकर चलते हैं कि ओवरलोड्स क्यों बनाए जाते हैं और क्या होते हैं। कि फंक्शन ओवरलोड्स इसलिए बनाए जाते हैं कि आपके कोड को आसान कर दें। कोड को आसान क्या कर दें कि भाई अगर यहाँ पर एनी टाइप है ना, तो ये मैंने टाइप ऑफ बना के यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे स्ट्रिंग का डेटा चाहिए, और स्ट्रिंग का जैसे ही आ गया तो मैं यहाँ ऐसे करूँगी, यूँ बनाऊँगी, ठीक है, यूँ नहीं सॉरी, मैं यहाँ आऊँगी और ऐसे करूँगी, और मैं लॉक करवा के बोलूँगी कि आपने क्या करना है, ए डॉट टू अपर केस करके दे दो मुझे, ऐसे करूँगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, नीचे आऊँगी, फिर मैं क्या बोलूँगी, लॉग ए डॉट टू फिक्स करके दे दो मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बुलियन है तो मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ के बोलूँगी कि लॉग करवा दो टाइप ऑफ ए, रिटर्न करवा दो। तो ये क्या हो गया कि अलग अलग फंक्शंस बन रहे हैं, इससे आपका कोड ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लॉजिक सिंपल एक ही चीज़ लगनी है ना। तो हम इसीलिए टाइपिस्ट ने हमें ओवरलोड्स दिए कि आप अपने एक फंक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़फुल, मज़ीद यूज़फुल बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा कम ख़त्म कर दूँ सबको, ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक ही फंक्शन को एफिशिएंट बना देते हैं कि उसके अंदर अगर इस तरीके का डेटा है और उसको हैंडल कर लो आप इस तरीके से, अगर नंबर वाला डेटा है तो नंबर के अकॉर्डिंग भी हैंडल कर लो, बुलियन वाला डेटा है तो बुलियन के अकॉर्डिंग भी हैंडल कर लो आप अपने फंक्शन को। एक ही फंक्शन को उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कर लें और जो है इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना दें। एफिशिएंट ये बन गया ना, अब हमारे पास एक ही फंक्शन है और अगर डेटा टाइप डिफरेंट हुई तो कोई डिफरेंट लॉजिक चलेगी, अगर नंबर हुई तो नंबर वाली लॉजिक चलेगी, बुलियन हुई तो बुलियन वाले काम जो मैंने करवाया वो चलेगा। इसीलिए हम जो है फंक्शन ओवरलोड्स को यूज़ करते हैं। दूसरा एफिशिएंट समझ आ गया। दूसरा कोड कैसे छोटा करता है वो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि हर फंक्शन की डिफरेंट लॉजिक लिखते, डिफरेंट लाइंस बनती तो वो कोड बड़ा हो जाता है, तो ये कोड को प्रिसाइज करता है। और कोड को मेंटेन कैसे करता है, अब अगर हमें ये चाहिए कि भाई स्ट्रिंग हो ना तो उसके अंदर कोई डिफरेंट लॉजिक लगानी है, मैं स्ट्रिंग वाला फंक्शन ढूंढूंगी, उसके अंदर जाके डिफरेंट लॉजिक लगाऊंगी, उसको अलग से कॉल करवाऊंगी, उसको अलग से नाम दूंगी। तो इन सब से बचने के लिए
लिए मैं क्या करती हूँ, एक ओवरलोड बना देती हूँ सेम नाम का, जो सिर्फ पैरामीटर डिफरेंट रखता है, बाकी हर चीज़ सेम रखता है, ठीक है। पैरामीटर और उसकी रिटर्न टाइप डिफरेंट रखता है, बाकी हर चीज़, नेम हमेशा लाजमी है कि आप सेम करोगे। और दूसरी लाजमी बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ओवरलोड्स बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के नीचे ओवरलोड्स नहीं बनाए जाते। अगर मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो वो नहीं समझेगा, वो मुझे एरर जनरेट कर रहा है कि ये वाला ओवरलोड क्या है। अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूं तो इसमें आ जाएगा, इसको कमेंट आउट कर दूं, सॉरी इस वाले को कमेंट आउट कर दो तो ऊपर वाले में एरर आ जाएगा। तो हम हमेशा जो है वो ओवरलोड जब भी बनाते हैं, ओवरलोड्स हमेशा हम कहाँ बनाते हैं, अपने फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन लिखी है ना, फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि ये हमने ये क्या नाम है, इस पर काम करवाया, इम्प्लीमेंट करवाई हैं चीज़ों को, और यहाँ सिंपल फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर अपने सिग्नेचर्स बनाते हैं। ये जो था ये हमारा सिग्नेचर था, तो इसको मैं ऊपर तरह ले जाती हूँ, ये हमारा सिग्नेचर्स होते हैं, और ये जो अंदर कोड होता है ये सारा फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। मोस्टली वर्ड्स यही यूज़ हो रहे होते हैं फंक्शन ओवरलोड्स के अकॉर्डिंग, कि जब आप कोई ऐसा डिफरेंट काम करते हो ना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ कि बी इज इक्वल्स टू, उसकी टाइप भी मैं नंबर कर दूँ, तो और यहाँ पर सी कर दूँ, सी की टाइप में नंबर कर दूँ, और यहाँ पर डी कर दूँ, और चले मैं सी की टाइप को डिफरेंट कर दूँ, सी की टाइप को स्ट्रिंग कर दूँ, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ एनी की जगह कोई एक ख़ास टाइप हो, लाइक नंबर भी हो, यूनियन में दे दूँ, नंबर हो, बूलियन हो सकता है आपके पास, और स्ट्रिंग हो सकती है आपके पास, तब भी एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने इन तीनों के साथ काम करा है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि मैं एरे की स्ट्रिंग पास कर दूँ, एरे की स्ट्रिंग पास कर दूँ, तो ये आपको अलाउ कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर भी ये कर दूँ कि सेम यही चीज़ आपके पास, ये जो डिफरेंट है ना, इसको मैं कॉपी करती हूँ, और यही सेम चीज़ आपके आउटपुट में भी होनी चाहिए, नंबर आए, बूलियन आए या ये आए, तो वो चीज़ आपको फिर मसला करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही रहने देते हैं हम। और यहाँ अगर मैं रिटर्न टाइप लगा दूँ, रिटर्न टाइप मैं यहाँ स्ट्रिंग कर दूँ, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से मैं रिटर्न टाइप, खैर यहाँ पर नंबर ही रखते हैं हम, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये भी सिंपल सी चीज़ें सारी हटा देते हैं। तो वो हमें ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहो तो आप एक फंक्शन ओवरलोड के अकॉर्डिंग ही सारा काम कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि ये मैच कैसे करता है, जब हम इसको कॉल करवाते हैं तो ये कैसे मैच करेगा कि भाई आप ये इम्प्लीमेंटेशन चला रहे हो, मैं सॉरी इसको नहीं रखती, मैं इसको बहुत बेसिक रखने के लिए यानी ही रखती हूँ, ठीक है ना। आप भाई फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के पैरामीटर्स चला रहे हो, आप ये ओवरलोड 1, ओवरलोड 2, ओवरलोड 3 जो बने हुए हैं, इन ओवरलोड्स देखे ना, 2+2 ओवरलोड्स वो और दिखा रहा है यहाँ पर, +2 ओवरलोड्स यहाँ दिखा रहा है, तो कौन से ओवरलोड मैच करेगा, वो तरीक़ेकार है कि भाई हम जब लिखते हैं ना तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन का नाम लॉग ओवरलोड, और लॉग ओवरलोड क्या लेगा, लॉग ओवरलोड आपसे लेगा एक पैरामीटर। वो पैरामीटर क्या होगा, ये देखें आप यहाँ पर कि 1 of 3 ओवरलोड चल सकते हैं। अभी आप स्ट्रिंग दे सकते हो, और क्या है भाई, और आप बूलियन भी दे सकते हो, और क्या है भाई, और आप नंबर भी दे सकते हो। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, और ये 3 ओवरलोड्स आपके बन गए। इन तीनों ओवरलोड्स को आप चलाओगे तो मैं कौन सा देना चाह रही हूँ, मैं अभी ये देना चाह रही हूँ कि आपके पास इसके अंदर 24 हो। 24 के बाद अब वो किससे मैच कर रहा है, वो कौन से ओवरलोड से मैच करने लग गया, जैसे ही उसको नंबर मिला वो इस वाले ओवरलोड से मैच करने लग गया। अगर मैं इसको दूसरी टाइप देती हूँ ना, दूसरी टाइप में इसको स्ट्रिंग दे देती हूँ, तो ये इसमें एरर दे देगा कि भाई जो आपका ओवरलोड है ना वो ये वाला चल रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ ऐसे ही चलाया ना ये ओवरलोड, तो वो मुझे एरर दे रहा है। लेकिन अगर मैं दोबारा से 23 देती हूँ और मैं यहाँ पर सी में एक हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेसिक रखते हैं, सिंपल, कि यहाँ मैं इसको ना स्ट्रिंग करवा देती हूँ, ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग करवा देती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अब चलाऊँ ना कि इसके बाद सेकंड नंबर पे उसको स्ट्रिंग मिलनी चाहिए, तो मैं यहाँ 23 लिखती हूँ, तो अब इसने कौन सा ओवरलोड मैच किया, ओवरलोड नंबर ये वाला जो मैचिंग किया है इसने। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे ही दोबारा से नंबर लिखती हूँ तो ऐसा वाला तो ओवरलोड हमने कोई बनाया ही नहीं है। हमने क्या किया है, जैसे मैंने उसको नंबर दिया ना, उसने ये वाले ओवरलोड को मैच करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको बूलियन देती हूँ, बूलियन देके देखते हैं, हम इसको ट्रू देते हैं, तो ये कौन से वाले ओवरलोड को मैच कर रहा है, ये बूलियन वाले ओवरलोड को मैच कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा बूलियन वाले को कर रहा है, अगर मैं यहाँ सेकंड टाइप दूँ ना इसको कि b इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग होनी चाहिए,
तो वो क्या देखेगा, उसको नंबर नहीं मिले, उसको स्ट्रिंग ही मिले। अब बुलियन मिल गया और उसको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। बुलियन के बाद उसको एक क्या मिलना चाहिए था, स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी। एरर गया, लेकिन जैसे ही उसको नंबर मिला उसने एरर जनरेट करके दे दिया कि ऐसा तो ओवरलोड आपने कोई बनाया भाई ही नहीं है। जो आपके 3 ओवरलोड्स हैं, यहाँ अगर मैं ओवर करके दिखाऊँ आपको, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, ये कॉल कोई भी ओवरलोड मैच नहीं करा। आपने एक बुलियन के बाद दूसरे वाले पैरामीटर में नंबर नहीं मांगा, बल्कि क्या मांगा है आपने, स्ट्रिंग मांगा है। जैसे कि यहाँ पर एक बुलियन के बाद आपने स्ट्रिंग मांगा है, नहीं मिल रहा, आपको नंबर देना है, नंबर नहीं असाइनेबल होगा तो आप या तो ये वाला चला लो, आप नंबर और स्ट्रिंग वाला, लेकिन बुलियन वाले उसके साथ आप ये काम नहीं कर सकती। आपने बोला था स्ट्रिंग देंगे, तो भाई हम स्ट्रिंग दे देते हैं और अपने एरर को रिमूव करवा लेते हैं। तो उसने मैच भी कर लिया, जैसे ही आपने उसको चीज़ें देनी शुरू की उसने फ़ौरन से मैच कर लिया कि आप कौन से ओवरलोड पे जा रहे हो, कौन से ओवरलोड पे काम करवा रहे हो। तो ये खुद से इंटेलिजेंस कर लेती है कि कौन से ओवरलोड पे आपने काम करवाना है, इस तरीके से वो मैच करता है। तो अगर हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में हमारे पास इतना कुछ खास नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक ही टाइप, एक ही पैरामीटर दिया था, हमने बी को तो हैंडल किया ही नहीं है ना यहाँ पर। अगर वो बी को हम रखते भी हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हैंडल नहीं किया हुआ। ये चीज़ें आप लोग खुद से अप्लाई करके देख सकते हो। ए को, बी को भी डिफरेंट तरीके से हैंडल कर लो, लेकिन अभी मैंने ए को हैंडल किया है तो वो आप देखिएगा कि ए कौन सा चलाएगा, वो ये चलाएगा, नहीं चलाएगा, नंबर वाला नहीं चलाएगा। वो देखते हैं अब हम क्या रन करता है। अगर मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ तो इसको देखिएगा, आपके वो क्या रिटर्न करेगा आपके पास, उसने आपको बूलियन रिटर्न किया। भाई ये क्यों रिटर्न किया है, क्योंकि हमने हैंडल ही ऐसे किया हुआ था उसको टाइप गार्ड के थ्रू, या जो है वो कंडीशंस के थ्रू, कि जब नंबर हो तो अपर केस, स्ट्रिंग हो तो अपर केस करना, नंबर हो तो टू फिक्स कर देना, लेकिन अगर बूलियन है तो उसकी टाइप ऑफ दे देना। तो ए जो था ट्रू था तो ट्रू की टाइप ऑफ आ गई। लेकिन बी हैंडल क्यों नहीं है, बी का मतलब है जो बी का पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट जो पास किया, वो हैंडल क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए हैंडल नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको अभी हैंडल किया ही नहीं है अपने लॉजिक के अंदर। तो ये चीज़ आपका टास्क है, आप बी को यूज़ करें, डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करें और अपनी लॉजिक्स के अंदर उसको इस तरीके से हैंडल करें। सो आई होप आपको आज के तीनों टॉपिक्स कवर